नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग 3 के 2022 के प्रश्न पत्रों के बारे में। 2022 में किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे थे, कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न थे और किस लेवल के प्रश्न आपके पूछे गए थे, इन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ESB की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर आपके सारे प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उन प्रश्नों के बारे में जिनमें आपकी कैलकुलेशन है, यानी कि सिर्फ हम मैथ के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बाकी प्रश्न आप लोग ESB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि बाकी प्रश्न आपके थ्योरेटिकल पूछे गए थे, तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। आप लोग पेपर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत कम आपको लग सकती है। तो आप लोग अपने पेपर से क्वेश्चन देखते चलें। ये पेपर है आपका 5/3/2022 का। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था, इसमें आपको इसका योग बताना था। 47/87 है प्लस 77/87 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेस आधार सेम है, तो इसका LCM आपका 87 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 47 + 77, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका योग आ जाएगा 124/87। 124/87 आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, यानी कि ए इसका आंसर था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। 360 आपके टोटल छात्र हैं, इनमें से गर्ल्स की अगर हम बात करें और बॉयज़ की, तो आपकी यहाँ पर 2/3 लड़कियां हैं, यानी कि 360 का 2/3। तो ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 3 से आप काटेंगे तो 120, ये हो जाएंगे आपके 240, यानी कि 240 आपकी लड़कियाँ हैं और बाकी आपके 120 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बॉयज़। शेष लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। जो 120 लड़के हैं, इनमें से 3/4 आपके प्लेयर हैं और बाकी के आपके प्लेयर यहाँ पर नहीं हैं। तो 3/4 कितने हो जाएंगे आपके 120 का, 120 का आप 3/4 यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 90 आपके प्लेयर हैं। यहाँ पूछा गया था कि लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो आपके 120 लड़कों में से 90 आपके प्लेयर हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे मात्र 30 लड़के ऐसे हैं जो आपके खिलाड़ी नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 30। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 80 का 40% क्या है। कुछ प्रश्न आपके बहुत आसान थे, लेकिन कुछ प्रश्न आपके अच्छे भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमें 80 का 40% बताना था, तो ये आप सभी निकाल पाएंगे। 80 का 40% कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 8 × 4 32। ए नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे 32 ऑप्शन में दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं। 50 छात्र हैं, इनमें से आपकी गर्ल्स हैं 40%, यानी कि 50 का आप 40% निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 20 आपकी लड़कियाँ हैं, बाकी आपके क्या हो जाएंगे 30 यहाँ पर बॉयज़। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गर्ल्स आपकी 20 हैं और बॉयज़ आपके 30 हैं। अब एक चीज़ का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लड़के 20 और लड़कियाँ 30 पहले ऑप्शन में हैं, और डी में देखेंगे आप लड़के 30 और लड़कियाँ 20। तो यहाँ पर आपकी गर्ल्स 20 हैं, यानी कि लड़कियाँ 20 हैं, और लड़के 30 हैं, यानी कि डी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो कितने उत्तीर्ण हैं। अगर 10% अनुत्तीर्ण है तो 90% आपके उत्तीर्ण होंगे, यानी 50 का 90% आपको निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। आंसर होगा इसका 45 बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। तो किसी भी संख्या में अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो वो संख्या अपने आप का 110% हो जाती है, यानी कि 400 का 110% आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 440। 440 इसका आंसर होगा। बी नंबर में आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक मिश्र धातु में 26% तांबा है, 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 26% आपका तांबा है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम मिश्र धातु में देखेंगे तो 26% आपका तांबा है, यानी कि 26 आपका तांबा होगा और बाकी की दूसरी धातु होगी। लेकिन हमें यहाँ पर तांबा प्राप्त करना है कितना, 260, यानी कि यहाँ पर एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो 1000 ग्राम में आपकी मात्रा हो जाएगी 260 ग्राम तांबे की। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर आप देख लें परसेंटेज कि 26% आपका बराबर है 260 ग्राम के, क्योंकि इतना आपको तांबा चाहिए। तो टोटल मिश्र धातु कितनी हो जाएगी, 100% बनाना हमें इसको, तो 1% हो जाएगा आपका 260/26 का। तो यहाँ पर 1 10 के बराबर हो जाएगा, तो 1% 10 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा आपका 1000 ग्राम की।
तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 26% तांबा है तो 200 ग्राम तांबा प्राप्त करना है, तो आपको मिश्र धातु लगेगी 1000 ग्राम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 250 का 42% है आपका, और यहाँ पर है आप 420 का 25%। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। तो यहाँ से नॉर्मली आप 25 से इसको 4 बार कैंसिल करेंगे, 4 से हो जाएगा आपका 105 बार, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से इसको करेंगे 5 बार और ये हो जाएगा आपका 2 बार, और 2 से हो जाएगा यहाँ पर 21 बार। तो 5 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 प्लस 105, तो ये हो जाएगा आपका 210। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर इसका आंसर होगा। पिछली बार जब आपका एग्जाम चल रहा था उस टाइम पर मैंने आपको टॉपिक वाइज मैथ के बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए थे, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। जो भी आपके पेपर में पूछे जा रहे थे उनको मैं लाइन से पढ़ाते जा रहा था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उन सभी टॉपिक को आप देख लें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके 100% पूछे जाएंगे। सिलेबस में ज़्यादा चेंज आपका नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था दशमलव को प्रतिशत में बदलना था। यहाँ पर 10.1 को हमें परसेंटेज में बदलना था। तो देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी भी संख्या को आपको परसेंटेज में बदलना है तो उसमें सिर्फ आपको 100 का गुणा करना है और साथ में परसेंटेज लगा देना है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर 100 का गुणा इसलिए करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका 10.1 था ये आपका सेम बचेगा, इसलिए हम इसको इसके बराबर लिख पाएंगे। तो सिर्फ 100 का गुणा करके हमें उसके साथ परसेंटेज लगा देना है, तो वो दशमलव की संख्या परसेंटेज में बदल जाएगी। या जो भी आपके फ्रैक्शन वाले हैं, नॉर्मल नंबर हैं, वो सभी आपके परसेंटेज में बदल जाते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10%। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे लिख पाएंगे। और भी आप फ्रैक्शन में संख्याएं बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1/4, इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? इसमें सिर्फ हमें 100 का गुणा करना है और साथ में परसेंटेज लगा देना है। क्लियर है? तो 4 से कट जाएगा 25 बार और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25%। क्लियर है? अगर आपको नॉर्मल संख्याओं का पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछ ले आपको कि 23 को परसेंटेज में बदलें, तो 23 को हम कैसे परसेंटेज में बदलेंगे? इसको लिख देंगे हम 23 गुणित 100 और परसेंटेज लगा देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2300%। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वापस वही संख्या मिल जाएगी। 2300% को आप कैसे लिखेंगे? इंटू 1/100। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो वापस से आपको यही संख्या मिल जाएगी। इसलिए हम इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। कभी भी किसी भी संख्या को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसमें 100 का गुणा करेंगे और पीछे परसेंटेज का चिन्ह आप लगा देंगे, तो आपकी संख्या परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? तो यहाँ पर आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल पर आपके बहुत सारे प्रश्न पिछली बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे। मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, बड़ी बड़ी संख्याओं से कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया आप 39 से कैसे डिवाइड करेंगे, 51 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो इन सब को लेकर मैंने सारे नियम आपको पढ़ाए थे, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या के अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन 9 से यहाँ पर विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य ना हो, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। पहले वाले को अगर हम चेक करें 34,218 है, तो इसको आप देख पाएंगे 9 और 9 18, यानी कि 9 से डिवाइड हो गई। और अगर संख्या 9 से डिवाइड है तो 3 से भी 100% डिवाइड होगी। ये आपकी 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 से डिवाइड चाहिए और 9 से डिवाइड नहीं चाहिए है। अगली संख्या देखें, अगर हम यहाँ पर है आपका 3 3 3 1 8, तो यहाँ पर 9 और 9 18 हो जाएगा। तो ये 3 और 9 दोनों से आपकी विभाज्य होगी। अगली है आपकी 1 9 2 3 3, 9 यहाँ पर है और आपका 8 और 1 9 ये हो जाएगा, तो ये भी दोनों से आपकी विभाज्य होगी। अगली संख्या है 2 7 2 1 3, 9 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 15 यहाँ पर होगा। 15 आपका 9 से विभाज्य नहीं होगा, सिर्फ आपका 3 से होगा। तो इसका आंसर आपका डी वाला हो जाएगा 27,213। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह संख्या चुनें जो एक साथ 3 5 और 2 से विभाज्य हो। तो 3 5 और 2 का विभाज्यता नियम आपको पता होना चाहिए। संख्या 5 से वही विभाजित होती है जिसके लास्ट में 5 या 0 हो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 सभी के लास्ट में है। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 8। क्लियर है? तो आप देखेंगे लास्ट में किसके 0 2 4 6 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके लास्ट में 5 है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, आपको सी और डी ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा होगा। तो सी और डी दोनों आपके 5 और 2 से विभाज्य हो रहे हैं क्योंकि इनके लास्ट में 0 है। तो इसको हम 3 से चेक करेंगे। इनके अंकों का योग अगर आप देखें 8 3 1 2 4 0 है,
8 और 1 9 ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9 ये, तो ये आपकी 3 से विभाजित है, यानी कि सी नंबर का आपका आंसर होगा। चौथा आपको चेक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 13 से विभाज्य है, तो कौन सी संख्या 13 से विभाज्य होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, आखिर हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे। यहाँ पर 13 का विभाज्यता नियम आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर संख्याएं अगर आप देखें 4 1 3 0 5 है, तो यहाँ पर आप विभाज्यता नियम भी सीख लें कि कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या होती है इसको हम 4 गुना करके बाकी बची संख्या में जोड़ देंगे। क्लियर है। तो लास्ट वाली संख्या को 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये 5 गुना 4 20। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 0 5 1 4। अब इतनी बड़ी संख्या भी चेक करना मुश्किल है, तो यहाँ पर फिर हमें लास्ट वाली संख्या को 4 गुना करना है और यहाँ पर जोड़ देना है। तो 4 गुना इसका 0 ही होगा, तो ये आ जाएगी आपकी 415। इसी तरीके से हम आगे और कंटिन्यू करते चलेंगे। अगर आप इतना चेक कर पाते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते हो आप लास्ट वाली संख्या को 4 गुना करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। तो यहाँ पर आप देखेंगे आएगा आपका 61। तो 61 आपका 13 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये संख्या भी आपकी 13 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमें बाकी ऑप्शन चेक करने हैं। अगर हम सी वाला ऑप्शन चेक करें तो सी ऑप्शन में है आपका 65520। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करनी है, लास्ट वाली संख्या को 4 गुना करके बाकी संख्या में आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6552। अब इसमें भी लास्ट संख्या को आप 4 गुना करें तो ये हो जाएगी आपकी 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 6 6। अब इसमें भी हमें लास्ट वाली संख्या को क्या करना है 4 गुना। क्लियर है। तो 3 गुणा 4 हो जाएगा आपका 12 और इसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 78। अब 13 से 78 डिवाइड होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये संख्या आपकी 13 से डिवाइड होगी। इस तरीके से आप 13 के विभाज्यता नियम को लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 13 से चेक करना आसान नहीं होगा। ये यहाँ पर काफ़ी आसान मेथड है। आप डिविजिबिलिटी रूल में सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, वहाँ पर मैंने आपको एक एक करके सारे रूल पढ़ाए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है। तो विभाज्यता नियम से कितने सारे प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं। तो 8 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके लास्ट के 3 अंक आपके 8 से डिवाइड हो। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 234 आपका 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर अगला है आपका 342 भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी संख्या 8 से डिवाइड आपकी नहीं होगी। अगला है आपका 840 है लास्ट में, तो 840 आपका 8 से डिवाइड होता है, यानी कि बिल्कुल आपकी संख्या भी यहाँ पर 8 से डिवाइड होगी। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला है 204, ये आपका 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो आंसर आपका सी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन 18 से विभाज्य है। तो देखिए 18 से हमें डायरेक्ट चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पर चेक कर लेंगे जो संख्या 2 से 3 से और 9 से विभाज्य है वो संख्या 100% आपकी 18 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके लास्ट में 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगला हम चेक कर लें 9 से डायरेक्ट, तो इससे ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि 3 से हम इसलिए चेक नहीं करेंगे, जो संख्या 9 से डिवाइड है वो आपकी 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है जिससे हमारा टाइम बच सके। तो चलिए पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। 3 5 8 9 2 है आपका, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 हो गया, 5 और 3 8 8 16 17 18, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 27 बिल्कुल आपका 9 से डिवाइड होता है, तो ये आपका 3 से भी डिवाइड होगा। वो लास्ट में 2 है तो ये 2 से भी डिवाइड है, यानी कि ये संख्या 18 से आपकी डिवाइड होगी। अब अगला ऑप्शन चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले ऑप्शन में ही सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को चेक करने में आप लोग समय खराब नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन 6 से विभाज्य है। तो देखिए अब यहाँ पर 6 से हमें चेक करना है, तो जो संख्या आपकी 2 से और 3 से विभाज्य है वो संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, जिनके लास्ट में आपका 0 2 4 6 8 हो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बी वाले में 7 है, यानी कि बी वाला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता।
अब बाकी आप सी देखें, इसमें 9 है तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। आधा सा प्रश्न आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। वो 2 ऑप्शन आपके यहाँ से हट चुके हैं। यदि आपके पास कम समय बचा है तो आप लोग सटीक तुक्का भी यहाँ पर लगा सकते हैं। 50% सही होने की संभावना होगी, क्योंकि 2 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। क्लियर है? तो इसमें हम ए वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए है आपका 7 2 6 6 2 1 1 8। क्लियर है? 8 और 1 9 ये हो जाएगा, 7 2 9 ये हो जाएगा, 6 6 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 और 9 तो कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन 16 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका डी वाला। क्लियर है? आप चाहें तो डी के अंकों का योग देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन 13 से विभाज्य है? तो 13 के विभाज्यता नियम से 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तो इसको भी आप इसी प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है। तो इसमें अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें, क्योंकि 39 26 13 ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि ये 13 से सीधा सीधा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट काटना चाहेंगे तो 3 0 2 0 1, तो इतने बार आप डायरेक्ट इसे काट सकते हैं। अगर आप उस तरीके से चेक करना चाहें जैसे मैंने आपको बताया है 392613, क्योंकि डायरेक्ट काटने की कंडीशन आपको हर जगह नहीं मिलेगी, तो इसको 13 से विभाज्यता नियम हम कैसे चेक करना है? लास्ट वाली संख्या का 4 गुना और बाकी बची संख्या में जोड़ देना। 3 गुणे 4 12, तो 12 यहाँ पर हम लिखेंगे। इसको इसमें हमें जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? ये 3 7 2 9 3। अब यहाँ पर भी हमें लास्ट वाली संख्या को 4 गुना करके बाकी में जोड़ देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 3 9 3। तो यहाँ पर 39 39 13 से डिवाइड होता है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आपको 4 गुना करना है, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पर होगा 9 2 4। इसको भी आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप लास्ट की संख्या को 4 गुना करें, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा आपका 8 7। 78 आपका 13 से डिवाइड होता है, यानी कि संख्या भी आपकी 13 से डिवाइड होगी। तो लास्ट वाला इसका ऑप्शन होगा। आप पहली बार देख के डायरेक्ट भी उसे काट सकते थे, तो उससे आपका काफ़ी समय यहाँ पर बच जाता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के फ्रैक्शन के बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे। इस टॉपिक को मैं पूरा आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा, जिससे आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। डिनोमिनेटर कैसा है, न्यूमिनेटर कैसा है, कौन सी संख्या कम हो रही, कौन सी संख्या बढ़ रही है, आपके फ्रैक्शन कैसे हैं, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उन सबको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हमें मिक्स करके सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नॉर्मली सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेथड यहाँ पर हमें लगानी पड़ती हैं। नॉर्मल आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे इतनी बड़ी संख्याओं का एलसीएम लेना भी आसान नहीं होगा, बहुत समय उसमें आपका चला जाएगा। तो किस तरीके से आपको चेक करना है वो आप वीडियो में पूरा प्रॉपर समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नॉर्मली सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 4 संख्याएँ यहाँ पर आपकी दी गई हैं। 33/100 है, अगला है आपका 44/120 है, यहाँ पर है आपका 58/148। चारों संख्याएँ ऑप्शन में है आपकी। यहाँ पर है आपका 35/80। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन 33/100 और 35/80। अब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बढ़ रही है और नीचे वाली संख्या घट रही है। इसका मतलब ऊपर की संख्या बढ़ती है तो संख्या का मान बढ़ता है, नीचे की संख्या घटती है तो संख्या का मान आपका बढ़ता है। यानी कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर संख्या का मान बढ़ रहा है। 33 से आपकी 35 हो गई तो यहाँ पर भी आपकी संख्या का मान बढ़ा, तो इससे भी संख्या का मान बढ़ जाता है। नीचे वाली संख्या की अगर हम बात करें 100 से 80 हो रहा है, यानी कि नीचे वाली संख्या का मान जब कम होता है तो संख्या का मान बढ़ जाता है, और अगर नीचे वाली संख्या का मान बढ़ता है तो संख्या का मान आपका कम हो जाता है। ये सारी कंडीशन वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में आपका मान बढ़ रहा है, यानी कि 33/100 से आपका 35/80 का मान ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 35/80 वाली संख्या को लेकर चलेंगे। 33/100 का मान 35/80 से कम है और हमें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो हम 33/100 को यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इन तीन में से अगली दो संख्याएं हम लेंगे, जैसे 44/120 है और यहाँ पर आपका 35/80। क्योंकि हमें 35/80 का पता चल चुका है कि ये संख्या एक संख्या से बड़ी है, तो इसको लेकर हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर कितने का डिफरेंस है, नीचे कितने का है। तो नीचे 40 का अंतर है, यहाँ पर 40 बड़ी है, और ऊपर देखेंगे तो कितना बड़ा है यहाँ पर आपका 9। तो यहाँ पर 9 बड़ा है। अगर हम देखें कि 35 का 9 कितने परसेंट है, तो 9 35 का कितने परसेंट है, लगभग 25% हम मान सकते हैं कि 25% मान ऊपर की संख्या का बड़ा है। नीचे का 80 पर 40 बढ़ रहा है, यानी कि 50% मान नीचे का बड़ा है। तो नीचे की संख्या का जब मान बढ़ता है
तो संख्या का मान क्या हो जाता है, कम होता है। अब आप देख पाएंगे 50% कम हो रहा है और ऊपर 25% बढ़ रहा है, तो नीचे वाला परसेंट ज़्यादा है जो कि कम हो रहा है, यानी कि 44/120 का मान कम होगा 35/80 से। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को लेकर टेंशन ना लें, आगे वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर 44/120 आपकी संख्या छोटी होगी, 35/80 अभी भी हमारे पास बड़ी संख्या है। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे 58/148 से। तो यहाँ पर 35 से 58 कितनी संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है आपकी ये 23, क्लियर है। नीचे अगर हम देखें 80 से 148 हो रही, यानी कि 68 बढ़ रहा है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी है कि 35 पर 23 बढ़ रहा है, यहाँ पर 80 पर 68 बढ़ रहा है, यानी कि नीचे वाला परसेंटेज आपका ज़्यादा है, तो ये संख्या यहाँ पर आपकी छोटी हो जाएगी, यानी कि 35/80 आपका बड़ी संख्या है। आप चाहें तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, दो संख्याओं के क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हैं, उससे भी आपके आंसर आ जाएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी समय आपको लगेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसलिए मैंने इतना सारा समय लिया है, अदरवाइज़ बहुत कम टाइम में आप इसे चेक कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 1/12 है, 18/218 है, 4/50 है, और यहाँ पर लास्ट में आपका 19/230। तो इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, जब छोटी संख्या आपको मिले तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 1/12 और 4/50 में से अगर हम चेक करें तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 50 का इसमें ऊपर नीचे, क्लियर है। तो 50 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50/12 × 50, क्लियर है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 × 12/50 × 12। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि नीचे वाली संख्या 12 × 50 दोनों में है, यानी कि इनका जो हर होगा वो समान है, और अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या आपकी बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या आपकी छोटी होगी। तो यहाँ पर 4 × 12 आ जाएगा आपका 48। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका जो अंश है वो छोटा है, यानी कि हमें यहाँ पर छोटी संख्या बतानी है। तो जो आपकी 1/12 है ये संख्या बड़ी है 4/50 से, तो हमें बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं लेनी है, यानी कि 1/12 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, 4/50 को अभी हम लेकर चलेंगे। अब इसको बाकी दो के साथ हम चेक करें तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 50 का गुणा अगर हम करेंगे तो 18 × 50 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 18 × 5 होगा आपका 90, यानी कि 900, और 218 × 4, जो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 7, 8, 872, यानी कि 4/50 के ऊपर 872 है, और यहाँ पर 18 की जगह आपका 900 हो जाएगा। तो छोटी संख्या में चाहिए तो 4/50 वाली संख्या अभी भी यहाँ पर छोटी है, यानी कि 18/218 को हम छोड़ देंगे। अब इन दो में क्रॉस चेक करेंगे, 19/230 में और आपका 4/50 में, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देख पाएंगे जब आप 50 का 19 में गुणा करते हैं तो 19 × 5 आपका 95 होगा, यानी कि 950 हो जाएगा। और यहाँ पर 230 × 4 करना है तो 230 × 4 आपका हो जाएगा 0, 2, 920। यहाँ पर ऊपर है 950, यहाँ पर है 920, यानी कि जो संख्या ऊपर छोटी है वो संख्या आपकी छोटी होगी। तो 4/50 यहाँ पर इन सभी संख्याओं में छोटी है, तो 4/50 ही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, घन का आयतन जिसका किनारा 3a है। तो यहाँ पर घन का आयतन हमें बताना है। घन कुछ इस तरीके से होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों आपकी बराबर हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर घन है, इसका किनारा है आपका 3a। घन का आयतन पूछा गया है, वॉल्यूम क्या होता है आपके क्यूब का, a क्यूब, यानी कि भुजा का घन, क्लियर है। अब भुजा यहाँ पर 3a है तो 3a का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होगा आपका 27 और a का हो जाएगा आपका a क्यूब, यानी कि 27a क्यूब, बी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक नियमित पंचभुज का परिमाप 1550 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा बतानी है। तो देखिए, नियमित पंचभुज यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका पंचभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, क्लियर है। तो सभी भुजाओं को अगर आप a मानेंगे तो परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग, क्लियर है। बाहरी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, सबको जोड़ेंगे तो 5a, ये बराबर होगा आपका 1550 के। 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 310 मीटर की आपकी क्या होगी, भुजा होगी। तो ए वाला 310 इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आप ए में है, इसमें कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। ऊपर देखें इंग्लिश में आप
द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए सेंटीमीटर डायगोनल बोला गया है, ना कि 1 सेंटीमीटर। तो इस बात का भी आप लोग एग्जाम में ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ें और वहाँ पर कोई चीज़ आपको मिस्टेक लगे या ऑप्शन आपके मैच ना करें, तो आप लोग तुरंत जाकर इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हिंदी में लिखा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है ए सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपके स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं सेम हो। इसका डायगोनल आपको ए दिया गया है। अगर डायगोनल आपका ए है तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, इससे आपको दोनों भुजाएं पता चल जाएंगी। आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका पता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। शॉर्ट क्या हो जाएगा इसका? a/√2, a/√। अदरवाइज आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस से कैसे आपका सॉल्व हो जाएगा? आप इन दोनों को x मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो x² + x² बराबर हो जाएगा आपके a² के। क्लियर है, 2x² बराबर होगा आपका a² के। यहाँ पर x² बराबर किसके हो जाएगा? 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो a²/2 के। अब इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा a²/2 के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा, a² से a बाहर आ जाएगा और नीचे मिलेगा आपको √2। क्लियर है, तो यहाँ पर a/√2 आपकी क्या हो जाएगी? वर्ग की भुजा हो जाएगी। a/√2 वर्ग की भुजा है, तो यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर या फिर भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर भुजा निकल कर आ चुकी है, a/√2 है। भुजा का वर्ग क्या होता है? आपका क्षेत्रफल। क्लियर है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये होगा a²/2। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। a²/2 आप सी वाले ऑप्शन में देख पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। एक 28 सेंटीमीटर का आपका तार है, इसको हमने कैसे बना दिया है? एक वर्ग बना दिया है। तो ये भी पूरा वर्ग की जो तार की लंबाई होगी 28 सेंटीमीटर है। अगर हम इन सबको ए मान लें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बाहर की बाउंड्री है वो क्या होती है? आपकी परिमाप होती है, जो कि इसके बराबर होगी। क्लियर है, तो 4a बराबर हो जाएगा आपका 28 के, यानी कि a बराबर मिल जाएगा आपको 7 के। तो वर्ग की भुजा क्या हो गई आपकी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना हमें। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा 7 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी कि 49। तो ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमें बताना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? 28 हमें ये तार की लंबाई दी गई, यानी कि परिधि दी गई है। हमें पहले यहाँ पर त्रिज्या पता करनी पड़ेगी। तो 2πr यहाँ पर हमें दिया गया है 28 है, जो कि हमारी क्या है? परिधि है। तो डायरेक्ट यहाँ से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमें r पता करना पड़ेगा। r कितना होगा? पाई का मान होता है 22/7, तो 28 × 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 और 22 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है, 2 से 14 बार कैंसिल होगा, इसको 11 बार और यहाँ पर 7 बार। तो r कितना मिल जाएगा? 49/11। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? वृत्त की त्रिज्या हमें r यहाँ पर मिल चुकी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर πr²। पाई का मान होता है 22/7, r² कितना हो जाएगा? 49/11 × 49/11। क्लियर है, 7 से 7 बार कैंसिल होगा, 11 से होगा ये 2 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ऊपर? 14 × 49/11। ये आ गया हमारा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 49। तो इन दोनों का अनुपात बताना है, तो 49 अनुपात हो जाएगा आपका 14 × 49/11। क्लियर है, तो 49 से 49 कैंसिल होगा, यहाँ पर 11 का आप दोनों साइड गुणा करेंगे तो 11:14। इस तरीके से आप इसे निकाल पाएंगे। जिस भी ऑप्शन में 11:14 होगा वो आपका आंसर है। यहाँ पर आप डी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं 11:14 है। यहाँ पर आपकी तार की लंबाई दी गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वृत्त की आपकी परिधि होगी, पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी वृत्त की परिधि है 28 सेंटीमीटर, उसी से आपका वर्ग बनाया गया है, यानी कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो आपकी वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इसको हमने 28 के बराबर रखा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इतने प्रश्न यहाँ पर आपके 5 तारीख की पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। काफ़ी आसान प्रश्न थे, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ रहा था, जैसे जो आपके फ्रैक्शन वाले प्रश्न हैं, या फिर इस प्रकार का एक प्रश्न ये देखने मिला है 13 के डिविजिबिलिटी रूल वाले प्रश्न हैं। इनमें थोड़ा बहुत समय आपको लग सकता है, बाकी प्रश्न आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा, तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है उन सभी टॉपिक को आप लोग देख लें, क्योंकि 100% उन टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और वो सारे वही टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में बन रहे थे, तो उसी टाइम पर मैंने सारे टॉपिक पढ़ाए थे। इसके अलावा जीएस वाले टॉपिक भी आप लोग देख
देख सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न देखने मिले थे। तो जीके वाले टॉपिक में आपको सारे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे जो प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो मैथ वाले और जीके वाले दोनों प्रश्न आपको देखने हैं, दोनों के टॉपिक आप सभी देख लें। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक आगे एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और धीरे धीरे करके जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।